जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टॉपर साइकिल के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि मैं आप सभी लोगों को एमटीएस की सीरीज़ को करा रहा हूँ, जीके जीएस यानी सामान्य अध्ययन की, जो एमटीएस में एग्ज़ाम में पिछले वर्ष पूछे गए हैं उनके साथ जो अब पूछे जा सकते हैं अनुमानित क्वेश्चनों को हम आप लोगों के बीच में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, आप लोगों को ये सीरीज़ कराने का उद्देश्य एक ही है कि कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आइए बिना किसी विलंब के आज की क्लास का हम शुरुआत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। आइए क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है कि कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया। देखिए, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि कुतुब मीनार अवस्थित कहाँ पे है। ये तो दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? कुतुब मीनार की स्थिति है दिल्ली में, ठीक। उसके बाद कुतुब मीनार, ये आपका है कुतुब मीनार, ठीक। कुतुब मीनार में है क्या कि इसकी शुरुआत, आखिर इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई। नींव रखने का श्रेय तो गया कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी, ठीक। उसके बाद हुआ क्या कि कुछ दिन बाद इस पर क्या हुई, इस पर मान लीजिए कोई बाहरी किसी तरीके से मान ली बिजली वगैरह की जगह जब टूट फूट होगी, यानी इसको रिकंस्ट्रक्ट किसने कराया, रिकंस्ट्रक्ट, यानी इसका रिकंस्ट्रक्ट किसने करवाया, तो आप बताइएगा। रिकंस्ट्रक्शन का कार्य कराया गया फिरोज शाह तुगलक। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे पुनर्निर्माण करवाया गया। क्या? पुनर्निर्माण करवाया गया फिरोज तुगलक के द्वारा, ठीक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसका निर्माण कार्य को पूरा किसने करवाया। जब पूछेगा कि पूरा किसके द्वारा करवाया गया इसका निर्माण कार्य, तो इल्तुतमिश के द्वारा इसको कार्य को क्या कराया गया, पूर्ण कराया गया। इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार के कार्य को पूरा कराया गया। लेकिन एक था क्या, अलाउद्दीन खिलजी, आपको पता होगा खिलजी वंश का। ये क्या किया कि ये इसी के बगल जस्ट क्या सोचा कि कुतुब मीनार से बड़ी हम बिल्डिंग बनाएंगे। उसने क्या किया, अलाई मीनार बनवाया। क्या? अलाई मीनार। कि जो अलाई मीनार है ये कहाँ पे अवस्थित है, ये भी दिल्ली में स्थित है। ये जस्ट कुतुब मीनार के बगल में ही है। लेकिन इसको बनवाया किसने था, खिलजी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये बनाया गया। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई मीनार का निर्माण कराया गया। ये किसके जस्ट कुछ दूरी पे ही, कुतुब मीनार के थोड़ा आगे ही है। अब उसके बाद इसमें क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन ये पूछता है आखिर कुतुब मीनार को बनाने क्यों बनवाया। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ऐबक ने अपने गुरु, ऐबक के गुरु कौन थे, इनके गुरु थे बख्तियार काकी। कौन? बख्तियार काकी। बख्तियार काकी, ये अपने गुरु बख्तियार काकी की याद में इसे बनवाए थे, ठीक है। बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार को बनवाया गया। उसके बाद हुआ क्या कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति कौन था, इसका सेनापति कौन था, सेनापति था बख्तियार खिलजी। कौन? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। इसी ने क्या किया था, इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय, क्या पूछेगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने ध्वस्त किया था। जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये है, तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ये है बिहार में। कहाँ? बिहार में अवस्थित है। इसे किसने ध्वस्त किया था, तो आप बताइए। बख्तियार खिलजी ने ही इस नालंदा विश्वविद्यालय क्या किया था, ध्वस्त किया था। इसी को जला दिया था, आग लगा दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय को आखिर स्थापना किसके द्वारा किया गया, इसकी स्थापना किया गया कुमारगुप्त। क्या? कुमारगुप्त के द्वारा इसकी स्थापना कराया गया। इतनी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ बात आपको हम और बताते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, गुलाम वंश। गुलाम वंश, गुलाम वंश आखिर कब से कब तक चला था, 1206 से लेकर के 1290 तक गुलाम वंश चला था, ठीक। इसमें क्या हुआ, 1206 से लेकर के इसका गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या? ऐबक इसके संस्थापक हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये वास्तविक संस्थापक नहीं है। गुलाम वंश का जब वास्तविक संस्थापक की बात किया, क्या वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इल्तुतमिश। क्या? ध्यान दीजिएगा, इल्तुतमिश ये गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है। इस बात को आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। इल्तुतमिश क्या है, ये वास्तविक संस्थापक है गुलाम वंश का। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक इसकी स्थापना करवाए। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, लाख बख्श। पूछेगा लाख बख्श की संज्ञा किसे दी गई, लाख बख्श की संज्ञा किसे दिया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही हम क्या बोलते हैं, लाख बख्श के बाद बोलते हैं। चूंकि ये क्या था, ये गरीबों में बहुत दान करता था, इस लाखों का दान कर, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, लाख वस्क। क्या लाख वस्क किसको बोलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श बोला जाता है। ठीक है, इसने अपना क्या किया,
इसने अपना राजधानी कहाँ बनाई? देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी तो कहाँ थी? इसकी राजधानी थी लाहौर में। कहाँ? जब पूछेगा कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। ठीक, लाहौर में। उसके बाद क्या हुआ कि लाहौर में तो इसकी राजधानी थी, इसका मकबरा भी, चूंकि ये मारा कहाँ था, इसका मकबरा भी कहाँ पे है अवस्थित? लाहौर में। लाहौर में इसका मकबरा भी अवस्थित है। कैसे इसकी मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1510 ईस्वी में चौगान या पोलो, क्या चौगान इसी को बोलते हैं, या पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हुई थी। कैसे? घोड़े से गिर करके। कैसे गिरा था? घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई, घोड़े से गिरकर। घोड़े से ये गिर करके इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, घोड़े से गिरकर। उसके बाद क्या हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ बातें हम आपको और बताते हैं। क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बस तो कहा जाता था। क्या? लाख बस इसे बोलते ही थे। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यकाल मैंने आपको बताया 1206 से लेकर के 1210 तक इसका कार्यकाल था। ठीक है, कार्यकाल इसका 1206 से लेकर के 1210 था। उसके बाद इसने क्या बनवाया था? प्रथम, भारत में प्रथम मस्जिद। जब पूछेगा भारत में प्रथम मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया। वो मस्जिद कौन सी थी? उस मस्जिद का नाम था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। क्या? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया। लेकिन इसी मस्जिद के जस्ट सामने क्या हुआ? इसका एक भव्य गेट बनवाया। क्या? एक भव्य गेट। गेट को क्या नाम दिया गया? अलाई, क्या? अलाई मीनार। ठीक है, अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार, इसी गेट का नाम दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? गेट को बनवाया किसके द्वारा गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। क्या? इसी गेट को क्या नाम दिया गया? अलाई दरबार। इस गेट का नाम था अलाई दरबार। ठीक, अलाई दरबार इस गेट का नाम था, दरबार। ये बनवाया किसने था इसको? गेट को। इसको गेट को बनाने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी। क्या? खिलजी यानी अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसने इसको गेट को बनवाया। देखिए, मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को बनाने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को, लेकिन इस मस्जिद का एक भव्य गेट किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी। ये कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित कुछ बातें थी। उसके बाद पूछता है कि आखिर इसके बाद इसी को बोलते हैं क्या? लाख बस्क पीत बस्क। क्या? पीत बस्क इसी को हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका सेनापति मैंने आपको बता दिया। हाँ, कुछ बातें इसको बोलते हैं तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक। क्या? हाँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, क्या तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक क्या होगा? तुर्की राज्य। क्या? तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये ऐबक था। तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक था। तो पूछा गया है कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा कराया? तो इल्तुतमिश के द्वारा तो ये कार्य पूरा कराया गया। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा इस कार्य को पूरा कराया गया। तो रजिया सुल्तान कौन थी? दिल्ली सल्तनत में क्या? तो सबसे पहली मुस्लिम, क्या? दिल्ली की शासिका थी। ये सबसे पहली मुस्लिम शासिका। कौन शासिका? जब पूछेगा ऐसी कौन सी पहली मुस्लिम शासिका है जो दिल्ली की गद्दी पे बैठी, तो उनका नाम क्या है? रजिया सुल्तान। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आया? आराम शाह। इनकी मृत्यु के बाद आया कौन? आराम शाह। आराम शाह, लेकिन ये क्या था? अयोग्य था। क्या? ये अयोग्य था, ये शासन को चला नहीं पाया, इसलिए इसे कोई मान्य नहीं रखता है। उसके बाद क्या आया? इल्तुतमिश। क्या आया? इल्तुतमिश। ध्यान दीजिएगा, इल्तुतमिश। इसके बाद कौन आया? इल्तुतमिश। ध्यान दीजिएगा, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आया, उसके बाद आराम शाह, फिर इल्तुतमिश। ठीक, उसके बाद आपको कुछ बात हम और बताते हैं कि कैसे आप याद करेंगे। क्या? गुल खिले तो सूंघ लो। क्या बताए थे? गुल खिले तो सूंघ लो। गुल यानी गुलाब, तो इसे क्या कर लो? सूंघ लो। ठीक है, सूंघ लो। कैसे? गु मतलब हो गया गुलाम वंश। क्या? सबसे पहले वंश क्या था? गुलाम वंश। ठीक, लोधी वंश। लोधी के बाद खी से आ जाए खिलजी वंश। खिलजी वंश। तो से आ गया तुगलक वंश। क्या? तुगलक वंश। तुगलक के बाद गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। देखो, हाँ, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। सू से क्या हो गया आपका? सैयद वंश। क्या? सैयद वंश। ठीक, उसके बाद क्या आएगा लास्ट में? लोधी वंश। क्या? लोधी वंश। देखो, गुल, देखो इसमें क्या क्या है?
ठीक, देखो गुल खिलो तो सूंघ लो, इसका मतलब क्या हुआ, गु से क्या हो जाए गुलाब, क्या गुलाम वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। गुल से गुलाम हो गया, खी से खिल से खिलजी हो गया, तो से तुगलक हो गया, सू से सैयद वंश हो गया, लो से आपका कौन सा वंश हो गया, लोधी वंश। तो इसमें सबसे ज़्यादा देखो एक ट्रिक आप लोग याद रखिए, तुगलक सखी, क्या तुगलक सखी, ये आप इसको ट्रिक रखिए, याद रखिएगा, तुगलक सखी। तुगलक सखी मतलब क्या हो गया, इसने पूछेगा सबसे ज़्यादा कार्यकाल, आपको टेन्योर बता रहे हैं किसका ज़्यादा कार्यकाल था। देखियो इसमें क्या है, का तो साइलेंट है, क्या इसमें का साइलेंट है, तू यानी तुगलक वंश। जो तुगलक वंश है इसने सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत पर राज्य करने वाला कौन सा था, तो तुगलक वंश। तुगलक वंश सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत पर राज्य किया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कौन सा वंश था, गुलाम वंश, उसके बाद लोधी वंश, फिर से सैयद वंश, फिर सखी, किसे खिलजी वंश। यानी सबसे कम शासन किसका वंश था, खिलजी वंश का। खिलजी वंश का शासन सबसे कम था। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा शासनकाल किसका था, तुगलक वंश का, सबसे कम खिलजी वंश का था। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी या गयास, खिलजी वंश का था अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश का फिरोज शाह तुगलक। आइए आपको अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज का जिक्र किया गया है। देखिए पंचायती राज के बारे में हम आपको कुछ बातें बताए थे कि आखिर पंचायती राज किस सूची का विषय है। देखिए पंचायती जो राज है ये राज्य सूची का विषय है, किसका, राज्य सूची का विषय है, पहली बात। उसके बाद पंचायती राज में हुआ क्या, सबसे पहले 73वां संविधान संशोधन 1992 का होता है। इसमें क्या बताया जाता है, इसमें यह बताया जाता है कि 73वां संविधान संशोधन में क्या बताया गया कि जो आर्टिकल 243, क्या 243A से लेकर के O तक है, 243A से 243O तक, इसमें पंचायती राज के बारे में बताया गया। ये लागू कब से होता है, ये लागू होता है 24 अप्रैल 1993, क्या 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज ये वाला अधिनियम लागू होता है। इसी के लिए हम 24 अप्रैल जो क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस, क्या पंचायती राज दिवस जो है इसी दिन हम लोग मनाते हैं। जब पूछेगा पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, इतनी बात आपको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद हुआ क्या कि इसमें 73वां के बाद इसमें कितने विषय, एक है आर्टिकल आपका 40, क्या आर्टिकल नंबर 40 से इसमें किसके बारे में बताया गया, ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया। किसके बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। इतनी बात आपको नोट डाउन किया गया। उसके बाद पंचायती राज 73वां संविधान 1992, इसमें क्या हुआ, इसमें 11वीं सूची जोड़ी गई। संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक, इसमें क्या किया गया, 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था को आर्टिकल 243A से लेकर के O तक जोड़ा गया। इसमें कितने विषय थे, इसमें आपके 29 विषय थे। टोटल कितने विषय थे, 29 विषय। कैसे याद करेंगे आप, चूंकि देखिए 11 है और 9 2 11 होता है, ऐसे याद रखिए 11वीं अनुसूची में 29 विषय थे। उसके बाद क्या है, उसके बाद होता है आपको पहले 73वां संविधान संशोधन, फिर होता है 74वां संविधान संशोधन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो उसमें तो पंचायती राज से संबंध था, ये नगर पालिका से, किससे, नगर पालिका से संबंधित था। इसमें क्या हुआ, इसमें एक अनुसूची जोड़ी गई, अनुसूची नंबर आपकी कौन सी जोड़ी गई, अनुसूची नंबर 12 को जोड़ा गया। ठीक, इसमें ये चीज जोड़ी गई। इसमें टोटल विषय की संख्या कितनी थी, तो इसमें टोटल सब्जेक्ट थे कितना, इसमें टोटल विषय थे 18, कितने 18, क्योंकि उसमें 29 विषय थे तो इसमें गुणा कर देना 2 18, इसमें कितने विषय हो गए आपके 18। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसमें टोटल विषय कितने हो गए 18। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मैंने आपको बताया गया पंचायती राज का श्रेय, इसका जनक कौन है, पंचायती राज का जनक जो है ये बलवंत राय मेहता को बोलते हैं। किसके, बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का जनक कहा जाता है। वो कैसे, चूंकि इन्होंने क्या दिए थे, त्रिअक्षरी बलवंत राय मेहता। इसमें कितना नाम है, 3 नाम है, एक बलवंत, एक राय, एक मेहता। इसका मतलब त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है ये किसके द्वारा दिया गया, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ये किसके द्वारा दिया गया, ये व्यवस्था दिया गया बलवंत राय मेहता के द्वारा। कब दिया गया, 1957 में दिया गया। कब, 1957 में। उसके बाद 1957 के जस्ट आप 20 साल बाद आ जाएंगे, 1977 में अशोक मेहता एक कमेटी आई। कौन सी कमेटी, अशोक मेहता। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि 2 स्तरीय पंचायतें हुई। कितनी स्तरीय की, 2 स्तरीय। देखो उसमें 2 नाम है, इसका मतलब इसमें कितनी स्तरीय हो जाएगा, 2 स्तरीय पंचायती राज
राज व्यवस्था। कैसे, देखो इसमें क्या है, एक अशोक है एक मेहता, इसका मतलब इसमें 2 स्तरीय पंचायत की बात किया गया है। इसमें कितने स्तरीय की बात की, 3 स्तरीय। कैसे कैसे, इसमें 3 स्तर कैसे होगा, तो एक होगा क्या, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत होगी, ग्राम पंचायत। उसके बाद जिला स्तर पे क्या होगा, एक देखो ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, उसके बाद एक ब्लॉक स्तर पे होगा पंचायत समिति होगी, क्या पंचायत समिति होगी। उसके बाद क्या होगा, जिला स्तर पे जिला पंचायत, क्या जिला पंचायत। यहाँ 3 प्रकार की पंचायत की बात कही गई थी। लेकिन इसमें क्या कहा गया, इनके द्वारा कहा गया एक ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत होगी, एक जिला स्तर पे जिला पंचायत, यानी ब्लॉक को छोड़ दिया गया। क्या, इसी को बोलते हैं क्या, ब्लॉक, ब्लॉक पंचायत। आपके यहाँ ब्लॉक का चुनाव भी होता होगा, ठीक है, ये चीज़ इनके द्वारा बताई गई। उसके बाद इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए कि भारतीय संविधान में किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची में। उसके बाद 9वीं अनुसूची क्या है, भारत में पहले स्टार्टिंग में कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूची स्टार्टिंग में थी। उसके बाद क्या हुआ, इसमें 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। अब कितनी टोटल अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूची। यानी इस समय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। जो 9वीं अनुसूची है, यानी 8 अनुसूची थी पहले थी, जो पहला अनुसूची जोड़ा गया, सबसे पहली अनुसूची कौन सी जोड़ी गई, तो आपको बताना है कि जो पहली अनुसूची जोड़ी गई, ये कौन सी जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची। ये किससे संबंधित थी, भूमि सुधार से। किससे, भूमि सुधार से संबंधित थी, भूमि सुधार से संबंधित 9वीं अनुसूची है। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल से। किससे, दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची। वो कैसे, क्योंकि क्या होता था, पहले चुनाव होता था, बड़ी बड़ी पार्टियां क्या करती थी, मान लीजिए मोदी जी 100 सीट के चुनाव है, मोदी जी क्या हुए 90 सीट पा गए, ठीक। मान लीजिए एक पार्टी 200 सीट के चुनाव है, एक पार्टी 90 पा गई, अगली पार्टी 30 पा गई। कुछ पार्टियां मिल के क्या करती थी, जो बहुमत साबित था वो चुनाव में अपना प्रत्याशी घोषित करने के बाद भी सीएम नहीं बन पाता था। तो फिर क्या होता था उस समय, इसी के लिए ये संविधान संशोधन 10वां लाया गया। ये कब हुआ था, 52वां संविधान संशोधन 1985 में, यानी 52वें संविधान संशोधन 1985 को दल बदल कानून लाया गया। ये बात आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक। मैंने आपको ये बता दिया। उसके बाद कुछ संविधान संशोधन जो इंपॉर्टेंट थे, आपको मैंने पिछले क्लास में डिस्कस कराया, उसको आप जाकर के पिछले वीडियोस को जरूर देखें, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या संविधान के किस संसद, हाँ देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक, क्या संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया। देखिए संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है अनुच्छेद 108 में, किसमें, अनुच्छेद 108 में कहा गया, ठीक। अनुच्छेद 110 में क्या कहा गया, इसमें आपकी धन विधेयक, क्या धन विधेयक की बात कहा गया। जब पूछेगा धन विधेयक किसमें है, आर्टिकल नंबर 110 में है, ठीक। आर्टिकल नंबर 112 क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। जब पूछेगा क्या, वार्षिक वित्तीय विवरण किसमें है, ये धन विधेयक में है। किससे, धन विधेयक में है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बजट। क्या, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बजट। बजट, बजट का थैला किसका होता है, ये जो थैला होता है बजट का, किसका होता है, चमड़े का थैला। क्या, चमड़े का थैला होता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या बताया गया, आर्टिकल नंबर 106, हाँ आर्टिकल नंबर 108 का क्या है, संयुक्त बैठक है। 110 धन विधेयक, एक है वित्त विधेयक। क्या, वित्त विधेयक, ये किसमें कहा गया है, ये जो है वित्त विधेयक, ये आर्टिकल नंबर 117, क्या 117, ये वित्त विधेयक से संबंधित है। आपको कुछ हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताते हैं, क्या क्या, देखिए एक है आर्टिकल नंबर, क्या आर्टिकल नंबर 89 और 93 आपको याद रखना है। आर्टिकल नंबर 93, उसके बाद 117, क्या आर्टिकल नंबर 178, ध्यान दीजिएगा आर्टिकल नंबर 178। देखिए 178 क्या है, आर्टिकल नंबर 178। 89 में क्या कहा गया है, लोकसभा, ध्यान दीजिएगा, सॉरी 89 में आपको क्या बताया गया है, 89 में बताया गया है, हाँ एक मिनट, ठीक, हाँ 89 में बताया गया है आपका जो राज्यसभा होगा, क्या राज्यसभा के सभापति कौन कौन, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, सभापति और उपसभापति का बारे में वर्णन किसके में है, उपसभापति, इनके बारे में तो वर्णन किसमें है, 89 में। 93 में क्या हो गया, जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, कौन, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, क्या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में वर्णन किसमें कहा गया है, तो आर्टिकल नंबर 93 में। 178 में क्या है, 178 में है जो विधानसभाएं होती हैं, क्या विधानसभा जो होती है, विधानसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, क्या विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन किसमें किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 178 में। उसके बाद आपको क्या बताते हैं कि आखिर कहाँ कहाँ पे इस समय विधान परिषद है, क्या विधान परिषद वाले राज्य, ध्यान दीजिएगा विधान परिषद वाले राज्य कहाँ कहाँ पे है, यूज आम बिकते हैं, यूज आम बिकते हैं, ठीक, यूज आम बिकते हैं, इसको आप ट्रिक याद रखिए कैसे, यू से हो गया, क्या यू से यूपी,
आपका हो गया उत्तर प्रदेश, यूज वी से हो गया आपका बिहार, क्या यूज आम यानी वी से बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश बिहार। आ से हो गया आपका आंध्र प्रदेश, क्या आंध्र प्रदेश, ये आपका हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक। त से हो गया आपका तेलंगाना, क्या तेलंगाना, ठीक। बिकते, क से हो गया आपका क्या, क से आ जाएंगे आप कर्नाटक पे, कहाँ, क से आ जाएंगे कर्नाटक, ध्यान दीजिएगा, क से कर्नाटक, ध्यान दीजिए। कितने राज्यों में विधान परिषद है इस समय, 6 राज्यों में। कैसे, यूज आम बिकते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक, यूज आम बिकते हैं। हाँ, एक आपका हो गया म से आ जाएगा महाराष्ट्र, कौन आ जाएगा, एक हो जाएगा महाराष्ट्र। देखिए क्या ट्रिक है, यूज आम बिकते हैं, ट्रिक है आपका यूज आम बिकते हैं। देखो विधान परिषद वाले राज्य कितने हैं, 6, यूज आम बिकते हैं। यू से यूपी, आ से आंध्र प्रदेश, उसके बाद बी से बिहार, त से तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये आपके विधान परिषद वाले राज्य हैं। कैसे ट्रिक आपको समझना है, बहुत अच्छी ट्रिक समझना है। कैसे, एक मैप के माध्यम से समझिए। मैप में क्या है, ये आपका भारत का मैप है, क्या, मान लीजिए आपका भारत का मैप है, ठीक। भारत के मैप में क्या हो गया, यहाँ पे आपका है लोकेशन, क्या, यहाँ पे आपका महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के जस्ट नीचे कर्नाटक, यानी महाराष्ट्र और कर्नाटक, फिर ये हो गया आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर तेलंगाना, महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना, उसके बाद यूपी और बिहार, क्या यूपी और बिहार। इस कितने राज्यों में, 6 राज्यों में विधान परिषद है, ठीक। उसकी आपका, हाँ, क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन था संविधान की किस संयुक्त बैठक किसमें है, 108 में, ठीक। उसके बाद बुलाता कौन है संयुक्त बैठक को बुलाता राष्ट्रपति है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, ठीक। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, श्वेत महाद्वीप किसको बोलते हैं, देखिए श्वेत महाद्वीप किसको बोलते हैं, जो आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है इसी को श्वेत महाद्वीप बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हमेशा ये बर्फ से आच्छादित रहता है, ठीक। अंटार्कटिका महाद्वीप को ही गतिशील महाद्वीप बोलते हैं, क्या, गतिशील महाद्वीप किसे बोलते हैं, इसी महाद्वीप को बोलते हैं। इसके बाद इसी महाद्वीप को क्या बोलते हैं, अनुसंधान के लिए महाद्वीप, क्या, जब पूछेगा कि अनुसंधान के लिए कौन सा महाद्वीप है, तो अनुसंधान के लिए महाद्वीप है अंटार्कटिका। उसके बाद अंटार्कटिका के बारे में कौन बताएगा, भारत का, क्या, भारत के 3 यहाँ पे कार्य कर, दक्षिण गंगोत्री, क्या, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये भारत के 3 रिसर्च सेंटर है, अनुसंधान केंद्र हैं, जो इस समय दक्षिण अंटार्कटिका महाद्वीप में काम कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद देखिएगा यूरोप महाद्वीप की, आपको मैंने बताया यूरोप महाद्वीप के बारे में मैंने क्या बताया था, यूरोप की सबसे बड़ी नदी आपको मैंने बताया वोल्गा बताया। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, माउंट एल्ब्रूज, क्या, माउंट एल्ब्रूज इसकी सबसे ऊंची चोटी है, मैंने इसको आपको बताया था। अफ्रीका महाद्वीप को मैंने बताया मानव सभ्यता का पालना, पूछेगा मानव सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को बोलते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप को बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मैंने क्या बताया था, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में मैंने बताया आपको ग्रेट बैरियर रीफ, क्या, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, ये तो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। उसके बाद क्या बताया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में, कार्ली और कुलगार्डी, क्या, कार्ली और कुलगार्डी ये सोने की खाने हैं, कार्ली और कुलगार्डी ये क्या है, यहाँ पे सोने की खान, क्या है, सोने की खान, ये कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में अवस्थित है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में मैंने क्या बताया आपको, मैंने अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी, नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है, जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है, देखिए सबसे पहले क्या है, उत्तर और दक्षिण, क्या, उत्तर, उत्तरी रोडेशिया किसको बोलते हैं, देखिए उत्तरी रोडेशिया हम लोग बोलते हैं जिम्बाब्वे को, क्या, जिम्बाब्वे को बोला जाता है उत्तरी रोडेशिया। देखिए एक है जिम्बाब्वे, एक जाम्बिया, हाँ, उत्तरी रोडेशिया किसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं जाम्बिया, क्या, जाम्बिया को बोलते हैं उत्तरी रोडेशिया। जब पूछेगा दक्षिणी रोडेशिया किसे बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं हम लोग जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे को हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिणी रोडेशिया। कैसे, देखो यहाँ पे ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, यहाँ भी स्टार्टिंग में छोटी ई की मात्रा है, यानी दक्षिणी रोडेशिया किसको बोलते हैं, जिम्बाब्वे को। गोल्ड कोस्ट का उपनाम क्या है, घाना, घाना किसको बोलते हैं, गोल्ड कोस्ट, ठीक है। न्यासालैंड क्या है, मपूतो, क्या, मपूतो न्यासालैंड का है। कुछ और उपनाम बताइएगा, निप्पन किसका नाम है, उपनाम, तो निप्पन जो है जापान का उपनाम है, क्या, जापान का उपनाम है। थाईलैंड का क्या उपनाम है, थाईलैंड का उपनाम है आपका श्याम, श्याम थाईलैंड का उपनाम है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, श्रीलंका का पुराना नाम है क्या, सिलोन, क्या, सिलोन जो है श्रीलंका का पुराना नाम है। मलेशिया का पुराना नाम क्या है, मलेशिया का आपका ओल्ड नेम क्या है, मलाया, क्या, मलाया जो है इसका ओल्ड नेम है। चीन का ओल्ड नेम क्या है, चीन का ओल्ड नेम है आपका पीकिंग, क्या, चीन का ओल्ड नेम यानी सॉरी बीजिंग का ओल्ड नेम क्या है, बीजिंग का आपका ओल्ड नेम है पीकिंग, क्या, पीकिंग जो है बीजिंग का ओल्ड नेम है। उसके बाद पूछ सकता है आखिर बर्मा का ओल्ड नेम क्या है, क्या, बर्मा का ओल्ड नेम क्या है, आप बताइएगा। जो म्यांमार था, म्यांमार का ओल्ड नेम है बर्मा, क्या, बर्मा जो है म्यांमार का ओल्ड नेम है। बांग्लादेश का ओल्ड नेम आप लोग ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश किसका ओल्ड नेम,
पूर्वी बंगाल, क्या पूर्वी पाकिस्तान या पूर्वी बंगाल जो है बांग्लादेश का ओल्ड नेम है। ठीक, उसके बाद कल अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्या है मानव नेत्र के बारे में स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। ठीक, देखिए आंख के लिए आपके बारे में बताते हैं। देखिए आपको मानव नेत्र हो गया, क्या मानव नेत्र हो गया, मानव नेत्र के बीच का भाग आपको बना दिए। उसके बाद एक भाग क्या बचा आपका, ये प्यूपिल। देखिए बाहर का भाग क्या होता है आपका, कार्निया। ठीक, उसके बाद ये वाला भाग हो गया कौन, आइरिस। कौन सा भाग हो गया, आइरिस। आपका ये अंदर का भाग कौन है, प्यूपिल। प्यूपिल को हम लोग क्या बोलते हैं, पुतली। क्या, पुतली। ध्यान दीजिएगा, ये आपका आंख होगी, मेरी आंख होगी, दिख रहा होगा आपको। ये सफेद वाला भाग क्या है, स्क्लेरा। क्या, स्क्लेरा। और जो ये आंख के बीच में काला काला दिख रहा होगा, ये क्या है आपका, आइरिस। आइरिस के बाद बाकी जो पार्ट बचा है, छोटा वाला पार्ट क्या है, ये पुतली। जब पूछेगा मानव नेत्र का रंग किस पर डिपेंड करता है, जिस प्रकार का आइरिस रंग होगा, क्या आंख का रंग किस पर डिपेंड करता है, आइरिस पे। ठीक, यानी आइरिस का जैसा रंग होगा उसी तरीके से मानव नेत्र का रंग होगा। देखिए ब्लू कलर की आंख है किसकी, कैटरीना कैफ की आंख ब्लू कलर की। कैसे, इसका मतलब उनकी आइरिस का रंग कैसा है, अलग है, ब्लू कलर का। ठीक है, प्यूपिल क्या करता है, ये प्रकाश को अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, प्रकाश को अब्जॉर्ब करने का प्यूपिल का होता है। हम लोग कार्निया क्या कहते हैं, मानव नेत्र को कौन सा अंग दान करते हैं, तो हम लोग कार्निया को मानव नेत्र का अंग यही दान किया जाता है। ठीक है, मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, 25 सेंटीमीटर। नेत्र में क्या क्या होता है, एक होता है रतौंधी रोग। क्या, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या, नाइट ब्लाइंडनेस। जब पूछेगा नाइट ब्लाइंडनेस किसे बोलते हैं, तो आप लोग बताइएगा, तो बोलते हैं किसके, रतौंधी रोग, इसी को बोलते हैं। ठीक, आइए क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है क्या, प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया। क्या, प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया। हाँ ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन की खोज। देखिए क्या थे, एक वैज्ञानिक थे, क्या बोलते हैं, एक वैज्ञानिक थे आपके, कौन, गोल्डस्टीन। क्या, गोल्डस्टीन जी थे, इन्होंने क्या किया, एक अल्फा प्रकीर्णन किया। किस पे, एक सोने की फाइल लिया, किसकी, सोने की एक फाइल ली है, इस पे अल्फा प्रकीर्णन। क्या, इसमें क्या हुआ, वाई किरणों, गामा किरणों की अल्फा प्रकीर्णन के द्वारा इसमें यह देखा कि बीच वाले पार्ट में एक ऐसा भाग था जिसमें किरणें जा तो नहीं रही थी, वापस इसी भाग पर लौट आ रही थी। इसका मतलब इसमें किसका फाइल का प्रयोग किया, सोने की फाइल को, किसके प्रकीर्णन के द्वारा, अल्फा प्रकीर्णन। क्या, अल्फा कणों का प्रकीर्णन करवाया। लेकिन इस पर कौन सी रेज भेजी, यानी गामा रेज को इन्होंने भेजा। कौन सी रेज, गामा रेज को भेजा। ठीक, उसके बाद इसमें कुछ आपको हम बताते हैं। क्या, देखिए क्या करते हैं, एक ट्रिक है ईंटा पर नाचे। क्या, ईंटा पर नाचे, ये आपकी एक ट्रिक है, ईंटा पर नाचे। यानी ई से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया, जे थॉमसन। टा से हो गया थॉमसन, ये आपकी एक अलग चीज हो गई। उसके बाद क्या आ गया, प से हो गया प्रोटॉन। क्या, प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया, र से हो गया रदरफोर्ड। रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया, रदरफोर्ड। उसके बाद क्या हो गया, ना से हो गया न्यूट्रॉन। क्या, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज च से हो गया चैडविक, यानी न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा किया गया। उसके बाद एक आप इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा थोड़ा, क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, जीरो। प्रोटॉन पे कौन सा होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव। उसके बाद द्रव्यमान देखिएगा, 9.1 × 10⁻³ kg ये इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.6 × 10⁻27 kg। ठीक है, -27 kg। उसी सेम इसका तरीका होता है 1.6 × 48 कितना, 1.6 × 48। ध्यान दीजिएगा, 1.6 × 48 × 10⁻27 kg। इसका मतलब क्या होता है, ये कितना होता है, 1.6 × 25। ध्यान रखिए, एग्जैक्ट आंकड़ा एग्जाम में पूछ लेता है। न्यूट्रॉन का कितना होता है, इतना होता है। प्रोटॉन का, यानी न्यूट्रॉन थोड़ा भारी होता है, 1.648 × 10⁻27 kg। उसके बाद आपसे क्या पूछ सकता है, इसकी क्या पूछता है, इसी इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है, इसका आवेश कितना है। आवेश होता है -1.6 × 10⁻19 कूलाम। प्रोटॉन पे कितना होता है, पॉजिटिव आवेश होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, इस पे कोई आवेश नहीं होता, यानी जीरो आवेश होता है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्या, सहसंयोजी ऊतक। क्या, सहसंयोजी ऊतक। सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, यौगिक जो होते हैं दो तत्वों के मेल से क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं। कैसे, देखो आपको सहसंयोजी पूछा है। देखिए ये क्या होता है, जब धातु और धातु, क्या, धातु प्लस अधातु मिलेंगी तो क्या बनेगा, सहसंयोजी बनेगा। जब धातु और धातुओं के बीच में क्रिया होगा, क्या, धातु और धातु के बीच में क्रिया होगा तो उसमें बनेगा वैद्युत संयोजी बंध। कौन सा, वैद्युत संयोजी बंध। ठीक है, देखिए क्या है, आपको मैं एक बताता हूँ, इधर ध्यान दीजिएगा। ये आपको क्या दिया गया, KCl। क्या, KCl के सहसंयोजी के बारे में पूछा है। देखिए BaO एक CaCl2 CaH2 सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण कौन सा है। देखिए CaH2, यानी जब अधातु अधातु
दो अधातुओं के बीच में क्रिया होगी, अधातु और अधातु के बीच में, तो कौन सा बांध बनेगा? अधातु और अधातु को मिलकर बनता है कौन सा? सहसंयोजी। वैद्युत संयोजी बंध कैसे बनेगा? धातु और धातु को मिलकर बनेगा, धातु या अधातु को मिला के बनेगा वैद्युत संयोजी बंध। जो देखिए इसमें पोटेशियम क्या है? के मतलब पोटेशियम, Cl क्या है? आपका धातु, ये आपकी धातु है, ये आपकी उद्धातु है, ये टूटेगा बनेगा KCl प्लस Cl माइनस। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया? धातु हो गया। ये आपकी क्या होगी? अधातु। क्या? ये आपकी होगी नॉन मेटल। यानी धातु और अधातु को मिलाते कौन सा बंध बना आपका? ये आपका बंध ये कौन सा बन गया? ये आपका बन गया वैद्युत संयोजी बंध। क्या? वैद्युत संयोजी बंध। वैद्युत संयोजी बंध किसके किसके बीच में होता है? धातु और अधातु के बीच में। अधातु और अधातु के बीच में कौन सा होता है? CaH2। कैल्शियम क्या है इसमें? देखिए धातु और अधातु के बीच, हाँ देखिए सॉरी इसका ऑप्शन देख लीजिएगा, क्या है ऑप्शन? देखिए क्या है? ये आपका CaCl2। क्या? CaCl2। इसमें क्या क्या है? देखो एक BaO है, क्या? BaO। ये भी क्या है? एक B हलीना। देखो आपको एक क्या बोलते हैं, आवर्त सारणी आपको याद होनी चाहिए। हलीना ने की रब से फरियाद, ये धातु हो गई। उसके बाद लिखबा सरकाना, ये भी क्या आपको बता दें इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? CaCl2। क्योंकि क्या है? कैल्शियम आपकी क्या है? धातु है। क्या? लिखो लिखबा सरकाना। क्या? लिखबा सरकाना। यानी कैल्शियम आपको किस में आ गया? धातु में आ गई। धातु और अधातु से क्या बनेगा? यही वैद्युत संयोजी बंध हो गया। ये आपका कार्बन क्या है? देखो CaCl2 का फार्मूला होता है CHCl2। इसका मतलब ये क्या आपका हो जाएगा? ये आपका सहसंयोजी बंध का उदाहरण है। ठीक। अगला क्या है? यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है? यूरिया का निर्माण देखिए एक क्वेश्चन लास्ट देख लीजिएगा, यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है? तो आप लोग बताइए कि लीवर में होता है। लीवर में, यानी लीवर में किसका निर्माण होता है? यूरिया का। इसका वेट कितना होता है? 1.7 से 1.7 kg होता है लीवर में। और क्या होता है? लीवर क्या होता है? ये रीजनरेट होता है। क्या? रीजनरेट की प्रक्रिया किसमें होती है? लीवर में। इसका मतलब लीवर अगर कट जाएगा तो पुनः ये लीवर का निर्माण भी हो सकता है लीवर में। और क्या हो सकता है? लीवर में क्या होता है? पित्तरस बनता है। क्या? पित्तरस बनता है। पित्तरस सेब कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्तरस कहाँ होता है? पित्ताशय में इकट्ठा होता है। ठीक है। लीवर में और क्या हो सकता है? लीवर में ADEK। क्या? ADEK यानी विटामिन ADEK जो है, ये सभी क्या होते हैं? लीवर में स्टोर होती है। इसे क्या बोलते हैं? स्टोर हाउस लीवर को बोलते हैं। लीवर में कौन सी होती है? कुफर सेल। क्या? कुफर सेल कहाँ पे होती है? लीवर में पाई जाती है। उसके बाद लीवर में और क्या होती है? हिपैटिक सेल। क्या? हिपैटिक सेल कहाँ पे होती है? हिपैटिक सेल ये भी कहाँ पाई जाती है? लीवर में। लीवर के अध्ययन की क्या बोलते हैं? हिपैटोलॉजी। क्या? हिपैटोलॉजी जो है ये लीवर के अध्ययन को बोलते हैं। आज की क्लास को मैं यहाँ पे समापन करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों की क्लासेस को समझ में आए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना साथ बनाए रखिएगा। जय हिंद।